आपदा के समाधान के इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिका। आपदा के सामना के इस खास अंक में आज हम बात करेंगे भूकंप की। दरअसल भूकंप एक ऐसी आपदा है जो बिना किसी चेतावनी के आती है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले से ही इस आपदा के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहते भी हैं तैयारी में ही है समझदारी। इसी तैयारी को करते हुए आज हम जानेंगे कि भूकंप अगर आता है, ये आपदा अगर आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, साथ ही भूकंप जब आ जाए उसके बाद में भूकंप पीड़ितों का किस तरीके से उनकी मदद की जाए। और इसी के साथ में भूकंप से जुड़े और भी तमाम सवाल हम पूछेंगे अपने मेहमानों से। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में कमल किशोर जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि एनडीएमए के सदस्य सचिव हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बबीता शर्मा जी हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से। बबीता जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एनडीआरएफ के कमांडेंट गुरमिंदर सिंह जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। गुरमिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में कुछ छात्र छात्राएं भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि द इंडियन पब्लिक स्कूल से आई हैं, रोहिणी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो इसी के साथ चलिए खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि आखिर भूकंप जब आए तो उससे कैसे निपटा जाए। और सबसे पहला सवाल लेते हैं कमल किशोर जी से। कमल जी, मेरा पहला सवाल यही है कि भूकंप सुरक्षा के आखिर मानदंड क्या है जिसका अनुपालन करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? कृतिका जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, हमारे देश का करीब 56% भाग ऐसा है जहाँ पे मध्यम से तीव्र भूकंप आने की संभावना रहती है। और इसके लिए मोटे मोटे तौर पर हमें 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जो हम भवन बनाएं भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में, वो कोड्स के हिसाब से बनाएं। हमारे देश में दुनिया के सबसे अच्छे विकसित बिल्डिंग डिज़ाइन कोड्स हैं कि अगर हम जोन 5 में हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है, सबसे तीव्र भूकंप आने की संभावना है, तो वहाँ कैसे बनाएं। अगर 4 में है तो कैसे बनाएं, 3 में है तो कैसे बनाएं। तो पहली बात तो ये, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है, इट्स नॉट द अर्थक्वेक्स दैट किल पीपल, इट्स द वीक बिल्डिंग्स दैट किल पीपल। तो हमें अपने भवन निर्माण, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो या घर हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो हमारे अभी घर हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बिना घर को मजबूत किए भी ठीक कर सकते हैं, उससे नुकसान कम कर सकते हैं। अगर आप भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी अगर अलमारी है तो वो फिक्स्ड होनी चाहिए, भूकंप के झटके से हिले नहीं। आपकी बालकनी में अगर पौधे रखे हैं तो वो ऐसे ना रखे हों कि वो नीचे गिर करके भूकंप के झटके से किसी को क्षति पहुंचाए। और तीसरा, इस बात की जानकारी कि अगर भूकंप आए तो हमें क्या करना है। इसके लिए एक साधारण सा एक जो सुझाव आता है वो ये आता है कि ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। जी, झुको, ढको और अपने आप को सुदृढ़ करो, पकड़ो। मतलब अगर आप ऐसे मकान में हैं जहां से आप भूकंप के झटके महसूस करते वक्त बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो आप एक मजबूत मेज के नीचे जाएं, अपने आप को कवर करें ताकि कुछ चीजें आपके ऊपर गिरें तो उससे नुकसान ना हो, और उसको पकड़ लें। अगर हम ये 3 चीजें करें, अपने भवन मजबूत बनाएं और जो अभी हमारे भवन बने हुए हैं उसमें जो छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको हम बिना किसी लागत के कम कर सकें, और इस बात की जागरूकता बढ़ाएं कि हम कैसे भूकंप का झटका महसूस करते वक्त ड्रॉप, कवर एंड होल्ड का इस्तेमाल करें, तो हम भूकंप से होने वाले नुकसान को बहुत कम कर सकते हैं, करीब करीब शून्य कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। बबीता जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि भूकंप को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, ऐसी आपदा है जो बिना किसी चेतावनी के आती है, हमें पहले से इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर भूकंप आते क्यों हैं और क्या कुछ नुकसान की इससे संभावना होती है? धन्यवाद कृतिका जी। भूकंप आने का जो भारत देश में मेन कारण है वो है जो इंडियन प्लेट का उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकना। यह इंडियन प्लेट जो है 50 मिलीमीटर प्रति ईयर की गति से खिसकती है उत्तर पूर्व दिशा की तरफ।
अब ये दूसरी तरफ जो यूरेशियन प्लेट जो उल्टी दिशा में आ रही है उससे टकराती है, तो यह मेन कारण है हिमालयन क्षेत्र में भूकंप आने का, जिससे कि हिमालयन क्षेत्र में हिमालय का निर्माण भी हुआ है इसी टकराव की वजह से। और दूसरा जो इस क्षेत्र में जो बड़े भूकंप और मध्यम दर्ज के भूकंप और छोटे छोटे भूकंप हमेशा ही आते रहते हैं, तो यह एक मेन कारण है। और लेकिन अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर छोटे छोटे फॉल्ट और लोकल फॉल्ट फीचर्स जो टेक्टोनिक फीचर्स अवेलेबल हैं उनकी वजह से भूकंप आते रहते हैं। तो यह इंडिया के हिसाब से हम बात करें तो मेन कारण तो प्लेट टेक्टोनिक्स है, जो प्लेट का मूवमेंट और इसकी वजह से ही यहाँ पर भूकंप आते हैं। परंतु जो नुकसान की अगर हम बात करें तो अगर हम दिल्ली क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली में 2 तरह के भूकंप हम महसूस कर सकते हैं। एक तो वो भूकंप जो लोकल भूकंप हैं, जो दिल्ली की सतह के नीचे जो फॉल्ट हैं उनमें जो कुछ गतिविधि की वजह से भूकंप आते हैं, और दूसरे भूकंप जो हिमालयन क्षेत्र में दूर से आने वाले भूकंप हैं। तो इन दोनों भूकंप में फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है। तो जो दिल्ली के भूकंप हैं वो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक जो हमें जल्दी से फील होते हैं और ये थोड़े टाइम के लिए ही हमें फील होते हैं, लेकिन जो दूर से भूकंप आने वाला है वो हमें काफ़ी देर तक महसूस होता है। तो यह जो दूर का भूकंप है वो हमारी बहुमंजिला इमारतों को क्षति पहुंचा सकता है, जबकि जो पास का भूकंप है ये हमारी 1 मंजिला 2 मंजिला मतलब बिल्डिंग्स के लिए नुकसान कर सकता है। जी, शुक्रिया मैम। गुरमिंदर जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आप एनडीआरएफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में एनडीआरएफ जब भी कहीं पे किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया जाता है राहत बचाव कार्य के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एनडीआरएफ की टीम की आखिर ऐसी क्या विशेषताएँ हैं जो वहाँ पर जाकर वो सबसे पहले राहत बचाव काम में लग जाती हैं? किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन टीमों को बनाया गया है? नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की संरचना डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 44(1) के तहत की गई। तो जो प्राइमरी तौर पे जब टीमों का गठन किया गया तो 3 बातों का ध्यान रखा गया। पहला है कि ये टीम्स जो है भूकंप के या कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में काम कर सके, दूसरा फ्लड वाटर रेस्क्यू, और तीसरा जो है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसीज में काम कर सके। तो ये हालांकि इसके बाद जो है और भी इसमें सुधार हुए हैं, अभी हम बहुत सारी आपदाओं से निपट सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि भूकंप से निपटने के लिए जो हमारी टीमों की संरचना है वो इस प्रकार है कि टीमों में एक तो सर्च एलिमेंट्स है, जिसमें कि हम टेक्निकल सर्च, हमारे पास इक्विपमेंट है और मैन पावर है। इसके साथ साथ जो हमारे पास कैनाइन सर्च यानी कि डॉग सर्च स्क्वाड्स हैं, जो कि इनको ट्रेन किया गया है ह्यूमन सेंट्स के लिए। इसके अलावा जो है रेस्क्यू एलिमेंट्स है, जो हमारे जो भी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है हमें, रेस्क्यूअर्स हमारे पूरी तरह जो है सुसज्जित रहते हैं और वो ट्रेंड रहते हैं कि अगर जो है उनको कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना पड़े, कोई कटिंग, ब्रीचिंग, लिफ्टिंग, शोरिंग, इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ है, जो कि हमें ना सिर्फ जो है जो बिल्डिंग्स हैं जो हम मान सकते हैं कि अर्थक्वेक के टाइम पे जो अनस्टेबल बिल्डिंग्स हो जाती हैं, जो मलबा है वो क्षति पहुंचा सकता है, तो वो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं हमारे, वो ना सिर्फ जो है ढांचे को ये जानते हैं कि ये हमारे रेस्क्यूअर्स के लिए सेफ़ है कि नहीं, बल्कि उसके लिए जो है शोरिंग वगैरह में भी मदद करते हैं। इसके अलावा जो है स्पेशल लॉजिस्टिक्स स्क्वाड हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हैं, ताकि रेस्क्यूअर्स के पास जो है वो इक्विपमेंट मुहैया करा सकें। स्पेशल एडम सपोर्ट स्टाफ है। तो इन सब चीज़ों के तहत हमारी टीम जो है वो अर्थक्वेक के लिए सुसज्जित रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरविंदर सर। कमल सर, जिस तरीके से देखा जाए तो मानदंड आखिर क्या होने चाहिए, हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, भूकंप जहाँ पे आता है, भूकंप आने की जहाँ संभावना रहती है, उसमें जो हम भवन बनाते हैं उस पर किस तरह का झटका लगेगा, किस तरह की फोर्सेस लगेंगी, इसके बारे में कोड्स में, हमारे बिल्डिंग कोड्स के अंदर लिखा हुआ है। और उसके लिए हमें क्या क्या, जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें कैसे सरिया डालना है, कैसे
दीवारों को बांधना है, कैसे जो कोने हैं उनको मजबूत करना है, कैसे दीवार और छत के बीच के कनेक्शन को मजबूत करना है। तो इसके लिए विस्तार से जो है गाइडलाइंस इशू की गई हैं। एनडीएमए ने अपनी तरफ से 2 गाइडलाइंस इशू की हैं। एक मार्गदर्शिका जो है वो बताती है कि अर्थक्वेक रिस्क मैनेजमेंट पूरे देश में कैसे करना है, कैसे कोड्स का पालन करना है, और दूसरा है कि जो भवन बन चुके हैं उनको हम कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, रेट्रोफिट कर सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शिका भी है। इसके साथ साथ जो है, जो हमारे मिस्त्री लोग हैं वो कैसे घर बनाएं अगर वो भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र हैं, इसके बारे में भी मार्गदर्शिका जारी की गई है। और हमारे यहाँ इस पर काफी काम हुआ है, काफी अनुसंधान हुआ है, और हमारे कुछ राज्य जैसे कि गुजरात में 2001 में भूकंप आया था, वहां पे इसके ऊपर काफी काम हुआ है। हमारे हिमालय जो पर्वतीय राज्य हैं, उत्तराखंड 1991 में वहां भूकंप आया था। तो इन सब जो हमारा प्रैक्टिकल व्यावहारिक जो हमारा अनुभव रहा है, उसके आधार पे भी इस पे काफी काम हुआ है। और जहां तक तकनीकी जानकारी का सवाल है कि हम कैसे अपने भवनों को, घरों को, स्कूलों को, अस्पतालों को, सरकारी दफ्तरों को सुदृढ़ बनाएं, इस पे तकनीकी जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको कार्यान्वित करने की जरूरत है। और इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारे देश की जनता है वो इसमें भागीदार बने, और इसके लिए एक तरीके से सोशल डिमांड क्रिएट हो। जब हम एक घर खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे किस तरह की टाइलें लगी हैं, किस तरह के बाथरूम फिक्सचर लगे हैं। क्या हमने कभी कॉन्ट्रैक्टर से, बिल्डर से पूछा कि ये जोन 4 है, आपने क्या घर जोन 4 के मुताबिक बनाया है, आपने क्या बिल्डिंग कोड्स का पालन किया है? तो ये सवाल सरकार के साथ साथ आम जनता को भी उठाने चाहिए, ताकि हमारे भवनों का निर्माण सुरक्षित रहे। और सुरक्षित रहेगा तो भूकंप फिर एक सिर्फ प्राकृतिक घटना रहेगी, वो प्राकृतिक आपदा के रूप में परिवर्तित नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल सर। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु निस्वार्थ सेवा को सम्मान सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2023। इस पर ज़्यादा जानकारी और नामांकन भरने के लिए awards.gov.in पर या फिर ndma.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। Sir, your fruit order has arrived. Leave the watermelon and come under the table, quick! See, boy, that would have happened to you if you were out there. Don't panic, dear. Hold still. Okay. Take my stick now. What for? Just do as I say. Find the table leg and bang on it hard and make sound. I can see the light. Go ahead and grab him, boy. Hold my hand, boy. Good thing you made the sound. Thank you, sir. Without you, I wouldn't have survived. Remember, kid, always duck, cover, and hold during an earthquake. Learn to survive an earthquake. Now, be smart, be prepared. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं भूकंप जैसी आपदा को लेकर। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ में कुछ छात्र छात्राएं भी इस वक्त मौजूद हैं। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहिणी के द इंडियन पब्लिक स्कूल से ये सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों, भूकंप को लेकर के क्या आप में से कोई भी बच्चा सवाल करना चाहता है हमारे आज के गेस्ट के साथ में?
जी प्लीज़। I, Kanika Mittal from D Indian Public School wish to ask that सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की जांच के लिए कितने आर्किटेक्ट और इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ती है? इसमें बहुत सारे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज तो ये है कि जब आपने किसी मकान का नक्शा बनाया तो उस नक्शे की जांच करना कि नक्शा और जो डिज़ाइन बना है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बना है, वो क्या जो सुरक्षा मानदंड है उनका अनुपालन करता है कि नहीं। और दूसरा ये देखना कि उसका वाकई साइट के ऊपर अनुपालन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो डिज़ाइन में तो है लेकिन साइट पे नहीं हो रहा है। तो साइट पे हो और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये कि उसके बाद कोई उसमें चेंज तो नहीं किया गया जिससे कि उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है, जो उसकी पूरी सुरक्षा का जो ढांचा है, उसमें कोई कमी ना आए। और किसी बच्चे का कुछ सवाल? जी प्लीज़। नमस्कार, मैं चिंतलपुरी नीतीश जी डी इंडियन पब्लिक स्कूल से। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भारत में भूकंप सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी जो संस्थानें हैं वो कैसे, क्या भूमिका निभाती हैं? जी, इसमें कई सारे तकनीकी संस्थान हैं। हमारी बहुत सारी IITs हैं, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, जहाँ पर इस बात के ऊपर अनुसंधान होता है। इसके अलावा CSIR, सेंट्रल साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो काउंसिल है, उसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर मद्रास में, वो इसके ऊपर काम करता है। बहुत सारी NIITs, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, इस पे काम करते हैं। रुड़की में एक और संस्था है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस पे काम करते हैं। तो 3 इनके मुख्य भूमिकाएं हैं। एक तो ये है कि नए मानदंड बनाना और उनको समय समय पर, जैसे हमारी तकनीकी जानकारी, हमारी तकनीकी समझ भूकंपों के बारे में, भूकंपों के प्रभाव के बारे में और सुधरती है, उसको कैसे मानदंडों में लाया जाए और मानदंडों को कैसे और सुधारें और अप टू डेट करें। और दूसरा, कैसे इन मानदंडों को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि इसको जो साइट पे यूज़ करते हैं लोग, वो उसका इस्तेमाल कर सकें। वो मतलब एकदम ऐसा ना हो कि किसी को समझ में ही ना आए, तो उसको समझने योग्य, उपयोग करने योग्य बनाएं। और तीसरा, ट्रेनिंग और प्रशिक्षण, जो अभी जो छात्र हैं उनका प्रशिक्षण, पर जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं उनका भी प्रशिक्षण। तो चलिए, जिस तरीके से तमाम जो सवाल बच्चों की तरफ से पूछे गए, क्योंकि ये सवाल उस तैयारी को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि हमें भूकंप से पहले किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु निस्वार्थ सेवा को सम्मान सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2023। इस पर ज़्यादा जानकारी और नामांकन भरने के लिए awards.gov.in पर या फिर ndma.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। Do you remember the day we got married? Ooh, yes! The day the earthquake came. So much has changed since then.
Look at him. Nothing has changed much with him. He hasn't learnt a bit what to do when earthquake comes. During an earthquake, stay calm. Do not panic. Stay away from mirrors and windows. Drop under a table. Cover your head with one hand and hold the table till the tremors last. Do not exit the building when it is shaking. Run outside as soon as the tremors stop. Learn to survive an earthquake now. Be smart. Be prepared. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। और खास कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं भूकंप जैसी आपदा को लेकर कि आखिर उससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे भूकंप के बाद में हमें काम करना चाहिए, भूकंप पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। हमारे साथ में तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और मेरा अगला सवाल बबीता जी से है। बबीता जी, भूकंप की अगर बात करें तो क्या सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई तैयारी जिससे कि भूकंप से पहले ही हमें कुछ चेतावनी मिल सके या कुछ जानकारी मिल सके? देखिए, अगर हम भूकंप पूर्वानुमान की बात करें तो अभी तक सटीकता से हम यह नहीं कह सकते कि कब भूकंप आने वाला है, कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप कब और कहाँ होगा। तो पूरी सटीकता से यह कहना अभी संभव नहीं है आज तक की नॉलेज के हिसाब से। परंतु यदि हम ये जानते हैं कि हिमालयन क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं तो हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। भूकंप को हम नहीं रोक सकते और उसको पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते, तो हमें अपने आप को भूकंप के लिए तैयार करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा है कि एक प्रणाली हमने अभी विकसित कर रहे हैं जिसमें कि हम अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग की बात करेंगे, जो कि भूकंप के पहले की एक प्रणाली नहीं है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि भूकंप आने के बाद हम ये बता पाएंगे कुछ क्षणों के लिए हम अपनी तैयारी को मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कि जैसे कि हम दिल्ली में अभी बैठे हैं और कोई भूकंप हिमालयन क्षेत्र में आया है तो एक प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, दो तरह की वेव भूकंप में आती हैं। तो प्राइमरी वेव की गति जो है वो सेकेंडरी वेव से ज़्यादा होती है, जबकि सेकेंडरी और सरफेस वेव कम गति से चलती हैं और वो हमारे स्टेशन पर लेट पहुंचती हैं। तो अगर हमें पहले पता चल जाए कि प्राइमरी वेव चल चुकी है और हमारी साइड पर आ गई है और कुछ क्षणों के बाद यानी कि 20 से 30 सेकंड का जो समय है हमारे पास, उस समय को हम लेकर चलें और हमें पहले से पता चल जाए कि हमारे स्टेशन पर सेकेंडरी वेव आने वाली है, तो हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम के आधार पर ये जारी कर सकते हैं कि एक सेकेंडरी वेव आने वाली है, जिसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हमें अर्थक्वेक सोर्स जोन को स्टडी करके और फिर हम एक दूसरे क्षेत्र के लिए अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग को प्रसारित कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का एक इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी काम जारी है। बिल्कुल, शुक्रिया बबीता जी। गुरविंदर जी, अभी इसी साल के शुरुआत में हमने देखा कि तुर्की में एक भयानक भूकंप आया था और उस भूकंप में कहीं ना कहीं भारत की तरफ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, उसमें आपकी भी काफ़ी अहम भूमिका हमने देखी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तुर्की में जो भूकंप था उसमें हमारे देश की NDRF जब ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तो किन चुनौतियों का सामना टीम को करना पड़ा था? जी, 6 फरवरी 2023 को सुबह तुर्की लोकल टाइम सुबह 4:17 पे एक 7.8 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया जी। और तुरंत जो है प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक मीटिंग ली और ये डिसाइड किया कि हमने जो है वहाँ राहत के लिए जो है अपनी टीम्स को भेजना है जी। शुरू में निर्णय लिया गया 2 टीम, एक टीम कलकत्ता से, एक टीम गाज़ियाबाद से जो तुर्की गई जी। हम अगर हमारे देश में कोई आपदा आती है तो उसके लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं, पर जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं उसकी चैलेंजेस ही बहुत अलग हैं। हमारे जो टीम्स है उसके पासपोर्ट्स नहीं बने थे, तो पूरी रात भर हम जागे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, पासपोर्ट्स बने हैं। तो बहुत सारे विभाग जो है उन्होंने बहुत, इंडियन एयरफोर्स है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमारी मदद की। वहाँ जब हम पहुँचे तो जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो लैंड नहीं कर पाया अदाना एयरपोर्ट, जहाँ पर पहले से डिसाइडेड था क्योंकि पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद हमें गाजियान्टेप डाइवर्ट किया गया। सब्सिक्वेंटली हम लोग वहाँ से 260 किलोमीटर दूर एक साने लोरफा जो गप एयरपोर्ट है वहाँ पर हमने लैंड किया।
जैसे ही हम पहुंचे, हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो वहाँ जो परेशानियाँ आती है, एक तो टेम्परेचर की थी, हमने 10 दिनों तक -5 और +5 टेम्परेचर के बीच में काम किया है जी। इसके अलावा वहाँ के जो है लोकल कस्टम ट्रेडिशंस, वहाँ लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू था। शुरू में वहाँ इंटरनेट नहीं था, अदरवाइज सेकेंड डे से तो हमने गूगल ट्रांसलेटर से जो है बातचीत करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जो हमको जो गाइड मिले थे, लोकल गाइड बोलते, वो उस शहर के नहीं थे, वो इस्तांबुल के थे। तो भाषा अगर वो हमको कन्वे कर सकते थे, पर लेकिन हमारे को जो इंटेलिजेंस चाहिए थी हमारे ऑपरेशंस के लिए, कि हमें वर्क साइट्स कहाँ संभावनाएं हैं, जो जीवित होने की संभावना है, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकी। तो शुरू में जो एब्ल्यूशंस की दिक्कत, पानी की दिक्कत, इंटरनेट की दिक्कत, तो ये सब चीज़ों का सामना जरूर करना पड़ा, पर लेकिन अगले दिन से हम जो है बिल्कुल ठीक हो गए थे। और एनडीआरएफ की जो भूमिका रही थी वो भी हम सभी ने देखी थी, और उसके लिए वाकई भारत ने जो दोस्ती निभाई, जो ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया, वो वाकई बेहद सलाम करने वाला है, और एनडीआरएफ की टीम को भी वाकई सलाम करते हैं सर। अगला सवाल कमल जी मेरा आपसे है कि जिस तरीके से जो भूकंप आते हैं वो उसमें नुकसान कम से कम हो, इसके लिए एनडीएमए की तरफ से क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें एनडीएमए की तरफ से 3 चीज़ें हैं। एक तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमने जनसाधारण के लिए, राज्यों के लिए मार्गदर्शिकाएं जारी की हैं कि कैसे जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनको हम बिल्डिंग बाय लॉज में लाएं और उनको क्रियान्वित करें। पहला तो ये। दूसरा, हमने कुछ जगहों पर एक पायलट के रूप में, जैसे उत्तराखंड में जो हमारे कुछ जो ज़्यादा आम तरह के जो भवन हैं उनकी रेट्रोफिटिंग कैसे की जाए, खास करके जो ईंट और पत्थर के बने हुए मकान हैं, तो वो करके एक डेमोन्स्ट्रेशन करना, वो दिखाना कि इस तरीके से किया जा सकता है ताकि और लोग उसको अपनाएं। इसके अलावा तीसरा काम ये कि हम अभी राज्यों के साथ मिलकर के एक बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं जो उन राज्यों के साथ काम करेगी जहां भूकंप आने की संभावना अधिक है। वहां कैसे हम क्षमता निर्माण करें। अभी बच्चों ने सवाल उठाया कितने आर्किटेक्ट्स, कितने इंजीनियर्स चाहिए। बिल्कुल। आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स के अलावा मिस्त्री भी चाहिए, राजमिस्त्री भी चाहिए, कारपेंटर्स भी चाहिए जो भूकंप रोधी तकनीकों से वाकिफ हों। तो ये इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और ये एक हमारी अहम प्राथमिकता है कि हम राज्यों के साथ मिलकर के क्षमता निर्माण करें, जिससे कि हम भूकंप रोधी जो हमारी प्रणाली है उसको एक नए स्तर पर ले जा सकें। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बच्चों, आपने जाना कि भूकंप से आखिर किस तरीके से निपटा जाए, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कहते हैं कि तैयारी में ही है समझदारी। तो इसलिए आप भी रहिए तैयार ऐसी भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए। और इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।